सुपीरियर केमिस्ट्री के चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बेसिस, स्पेशली एलिफैटिक अमाइन। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने और कम करने में इंडक्टिव फैक्टर क्या रोल है, और बेसिस स्पेशली एलिफैटिक अमाइन की बेसिसिटी को बढ़ाने और कम करने में इंडक्टिव फैक्टर का क्या रोल है। तो हम तीन एसिड लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स, और उनमें भी स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप COOH मौजूद हो, ऐसे एसिड्स को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। हमारे पास ये तीन एसिड मौजूद है। नंबर 1 HC+OH फॉर्मिक एसिड, दूसरे नंबर पर एस्टिक एसिड CH3C+OH, और तीसरे नंबर पर हमारे पास एसिड है हेलो एस्टिक एसिड। यहाँ से एस्टिक एसिड का हाइड्रोजन हटाएं और कोई हेलोजन लगा दें तो इसको हम नाम देते हैं हेलो एस्टिक एसिड का। तीन एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और हेलो एस्टिक एसिड विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ एस्टिक एसिड। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से एसिड कौन सा स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। तो एसिड स्ट्रांग पहले होता कौन सा है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। एसिड वो स्ट्रांग होता है जो जितना जल्दी डिसोसिएट हो जाए, पानी में जाकर एक्वा सॉल्यूशन में जाकर जो जितना जल्दी प्रोटॉन दे देगा, ईज ऑफ प्रोटॉन की वजह से हम उस एसिड को कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हेलो एस्टिक एसिड को अगर हम वाटर में आयोनाइज करते हैं तो ये 90% इसके मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं, और एस्टिक एसिड को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो इसके 70%, और फॉर्मिक एसिड को जब हम आयोनाइज करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल अगर 80% मतलब आयोनाइज हो जाते हैं। तो इनमें से जो 90% वाला एसिड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसके अलावा फिर 80% वाला फॉर्मिक एसिड और उसके बाद 70% वाला एस्टिक एसिड स्ट्रांग होगा। ये तो है ना आयोनाइजेशन की फिजिकल काम करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप स्ट्रक्चर ड्रा करके भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताएगा इन तीनों एसिड में से। स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। सबसे पहले इसे अगर हम आयोनाइज करें वाटर में तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेट आयन में HC+O- प्लस H पॉजिटिव। इसको अगर हम आयोनाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट आयन में CH3COO- में प्लस H पॉजिटिव में, और इसको अगर आयोनाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो एसीटेट आयन COO- प्लस H पॉजिटिव। ये है फॉर्मेट आयन। दिस इज अ कॉन्जुगेट base of formic acid. This is acetate ion. It is a conjugate base of acetic acid. Haloacetate ion is a conjugate base of haloacetic acid. ये तीनों conjugate bases हैं। जब एसिड प्रोटॉन दे देता है तो नेगेटिवली चार्ज CpC जो बचती है उसे हम कहते हैं conjugate base. इसका नाम है एसीटेट आयन, और इसको हम नाम देते हैं हेलोएसीटेट आयन। हेलोजन कोई भी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। अगर फ्लोरीन है तो उसको फ्लोरोएसीटेट आयन का नाम देंगे, अगर क्लोरीन है तो क्लोरोएसीटेट आयन का नाम, ब्रोमीन है तो ब्रोमोएसीटेट, और आयोडीन है तो आयोडोएसीटेट आयन। तो इसको हम कॉमन नेम देते हैं हेलोएसीटेट आयन। ये वाटर में हम चेक कर रहे हैं रिएक्शन। अब कॉन्जुगेट बेस जिस एसिड का जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से लगाते हैं। ये तीनों एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन तीनों कॉन्जुगेट बेस में से जो भी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वही उसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो स्ट्रांग होगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा वो एसिड भी वीक कंसीडर होगा, वीक तस्वर किया जाएगा। तो उसकी स्टेबिलिटी में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है कॉन्जुगेट बेस की, ये हम चेक करना है, यही हमने चेक करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मेट आयन में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या विथड्रॉ करे।
एस्टिक एसिड में ये जब कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है स्टेट आयन में, हम यहाँ पे देखें तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फर्दर कार्बोक्सिलेट ग्रुप को। यहाँ पे हेलो एसीटेट आयन में हेलोजन लगे हुए हैं, और हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, यानी इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अपनी तरफ। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे हेलोजन लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले ये चाहती है कि भाई इसका नेगेटिव चार्ज कम हो, इसकी स्टेबिलिटी बढ़े, लेकिन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका फर्दर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम था, तो मिथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये 5 से 10 कूलम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो ये फौरन से नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को पिक करेगा और रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएगा। जब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन कम हो जाएगी, और आयोनाइजेशन कम हो जाएगी यानी आयंस में कम बदलेगा, तो जाहिर सी बात है ये वीक कंसीडर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी, एसिडिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्यों? नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फौरन से प्रोटॉन पिक करेगा कि कॉन्जुगेट बेस और रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा। कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं हेलो एसीटेट आयन की। तो यहाँ पे हेलोजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को मजीद कम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये पहले 5 कूलम था, तो इस हेलोजन के लग जाने की वजह से ये 5 वाला 2 कूलम रह जाएगा, 1 कूलम रह जाएगा। जाहिर सी बात है फिर नेगेटिव चार्ज जो कम हो जाएगा तो ये प्रोटॉन को इतना आसानी से पिक नहीं कर सकेगा जितना ये पहले पिक कर सकता था। तो फिर जाहिर सी बात है जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, बोझ इसका हल्का हो जाएगा हेलो एसीटेट आयन का। किस वजह से हल्का हो जाएगा? इस हेलोजन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। यूं कह लें कि हेलो एसिटिक एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है, और वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल क्यों रहता है? ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो ये दोबारा से प्रोटॉन पिक नहीं कर सकता, रिएक्शन बैक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, तो ये जल्द ही जल्द प्रोटॉन दे के खुद को आयोनाइज करके खुश रहता है। तो एसिडिक पावर इसकी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं? इंक्रीजेस एसिडिटी, इंक्रीजेस एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एसिडिटी को कम कर रहे हैं तो फिर बेसिसिटी को क्या कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है एसिडिटी कम हो रही है तो बेसिसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं तो बेसिसिटी को, फिर बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? हमेशा कम कर देंगे। तो ये जनरल रूल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी बट इंक्रीजेस बेसिसिटी, while electron withdrawing group increases acidity but decreases the basicity। यहाँ फॉर्मिक एसिड के केस में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये फॉर्मेट आयन इस एसीटेट आयन की निस्बत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप इसे नंबरिंग करें इन तीनों एसिड को, तो कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा? पहले नंबर पर ये हेलो एसिटिक एसिड स्ट्रांग होंगे। दूसरे नंबर पर हम एसिटिक एसिड और इस फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कि इसकी एसिटिक पावर को बढ़ा या कम कर रहा है। दूसरे नंबर पर ये वाला स्ट्रांग होगा और तीसरे नंबर पर ये वाला स्ट्रांग। और अगर इन अपने हेलो एसिटिक एसिड की बात करें तो फ्लोरो एसिटिक एसिड अगर यहाँ X की जगह F लगा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर X पे क्लोरीन हो जाएगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट मजीद कम हो जाएगा। ब्रोमीन लग गया तो और कम हो जाएगा, और आयोडीन लग गया तो और कम हो जाएगा। यानी कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और एट द एंड आयोडीन का, फिर होता है
तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह ऑर्गेनिक एसिड स्पेशली एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने और कम करने में किरदार अदा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो एसिडिक पावर कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक पावर मजीद बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज कम होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक बेसिस की, और ऑर्गेनिक बेसिस में भी स्पेशली एलिफेटिक अमाइंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अमाइंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NH2 फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं अमाइंस। और एलिफेटिक मीन अगर कोई स्ट्रेट चेन लगी हुई है तो उन अमाइंस को हम कहते हैं एलिफेटिक अमाइन, यानी जनरली आप उन्हें RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते क्या है? बेसिकली अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। हमारे पास 4 बेसिस हैं यहाँ पे। पहले नंबर पर अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। दूसरे नंबर पर अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये है प्राइमरी अमाइन, इसे 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें 2 मिथाइल ग्रुप से, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी अमाइन का। और अमोनिया के 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिए जाएं मिथाइल ग्रुप से तो इसे हम नाम देते हैं टर्शरी अमाइन का। अमोनिया मिथाइल अमाइन विच इज अ प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन डाइमिथाइल अमाइन इसका नाम है, और तीसरे नंबर पर ट्राइमिथाइल अमाइन जो कि टर्शरी अमाइन है। हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी अमाइन जो है ज्यादा बेसिक इन नेचर है, किसकी बेसिक पावर ज्यादा है और किसकी कम है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताएगा कि इनमें से कौन सी बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और कौन सी बेस वीकेस्ट बेस है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे बताएगा? ये रिएक्शन हम 2 मीडियम्स में करवा सकते हैं। पहला मीडियम कौन सा है? गैस फेज। और दूसरा मीडियम हमारे पास होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। पहले हम रिएक्शन करवाते हैं गैस फेज के अंदर। गैस फेज में अगर हम देखें तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेस होती क्या है। बेस इज अ स्पीशीज दैट कैन डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी ऐसी स्पीशीज जो किसी दूसरी स्पीशीज को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसे हम नाम देते हैं बेस का। यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे दे सकती है। यूं ये अमाइन सारी बेसिक इन नेचर होती है। अब इनमें से कौन सी ज्यादा बेसिक है, कौन सी लीस्ट बेसिक है, ये हमने चेक करना है। हमें पता है यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा हुआ ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर मजीद बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा नाइट्रोजन पर बढ़ेगी तो ये फौरन से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगी, यूं इसकी बेसिक पावर बढ़ जाएगी। तो इन तीनों में चेक करें अगर तो बेसिक पावर किसकी ज्यादा होगी? टर्शरी अमाइन की बेसिक पावर ज्यादा होगी। कब? जब रिएक्शन हम गैस फेज में करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे तो बेसिक पावर उतनी बढ़ जाएगी। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस केस में टर्शरी अमाइन मोस्ट बेसिक है गैस फेज में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये सेकेंडरी अमाइन होगा जिसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और तीसरे नंबर पर ये प्राइमरी अमाइन होगा जिसके ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप लगा और एट द एंड अमोनिया, यानी इस सूरत हाल में अमोनिया लीस्ट बेसिक होगी और टर्शरी अमाइन जिसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे ये मोस्ट बेसिक होगा। तो ये है बेसिसिटी का ऑर्डर किस फेज में? गैस फेज में। जब हम रिएक्शन को गैस फेज में करवाते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर अमाइंस का ये होता है। पहले नंबर पर टर्शरी स्ट्रॉन्ग, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और एट द एंड अमोनिया। लेकिन जब हम इसी रिएक्शन को एक्वस सॉल्यूशन में करवाते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये नहीं रहता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज हो जाता है उसको हमने डिस्कस करना है। जब हम इस रिएक्शन को वाटर में कैरी आउट करते हैं तो ये अमोनिया वाटर से प्रोटॉन लेकर अपने कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाती है।
ये अमोनियम आयन है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे नंबर पर ये मिथाइल अमाइन, और ये यहाँ पे तीसरे नंबर पर डाइमिथाइल अमाइन। ये वाटर से प्रोटॉन लेकर ये भी अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज अ डाइमिथाइल अमाइन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये यहाँ पे ट्राइमिथाइल अमाइन, CH3 N CH3 CH3 ट्राइमिथाइल अमाइन, और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये है अमोनिया के कॉन्जुगेट एसिड्स है। ये मिथाइल अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, ये डाइमिथाइल अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, और यहाँ पे ये ट्राइमिथाइल अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है। यहाँ पे जब हम रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में करवाते हैं तो बेसिसिटी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पर नहीं होता। यहाँ पे दो फैक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं। पहले नंबर पर इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो है ही है। दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेशन प्रोसेस, यानी कि जब बेस प्रोटॉन लेकर कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है तो अब हमने इस कॉन्जुगेट एस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। उस कॉन्जुगेट, अब रिएक्शन चूंकि वाटर में हो रहा है, मीडियम यहाँ पे वाटर है, सॉलिड वाटर है, तो जाहिर सी बात है वाटर जो है इस कॉन्जुगेट एसिड को भी स्टेबलाइज करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी इन कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो दोनों फैक्टर्स जिस कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे वही बेस ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इन चारों में से कोई कॉन्जुगेट एसिड ऐसा है जिसको दोनों फैक्टर मिलकर अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है अमोनिया फिर प्रोटॉन पिक करके खुश रहेगी, बेसिक पावर बढ़ जाएगी उसकी। यही हमने चेक करना है। अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करें तो मिथाइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप है। वाटर में सॉल्वेट करना है तो पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल हम सॉल्वेट करेंगे इसे और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेंगे और इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गई, यहाँ पे भी सॉल्वेशन हो गई, यहाँ पे भी सॉल्वेशन हो गई। लेकिन जब हम इस सूरत हाल में आते हैं टर्शरी अमाइन के केस में, यहाँ पे सॉल्वेशन ऑफ टर्शरी अमाइन लीस्ट इफेक्टिव हो जाती है। लीस्ट इफेक्टिव क्यों? उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ आने नहीं देंगे। यानी यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो वाटर की सॉल्वेशन पावर है वो लीस्ट इफेक्टिव रहेगी यहाँ पे इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन। यानी पानी इतना सॉल्वेट नहीं कर पाएगा टर्शरी अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड को। रीजन क्या? तीन बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि स्टेट हिंड्रेंस काज करेंगे और यहाँ प्रोटॉन तक वाटर को आने नहीं देंगे। दूसरे अल्फाज में यूं कहते हैं तो वाटर जाहिर सी बात है फिर सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑपरेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट का जो इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑपरेट कर रहा है सॉल्वेशन का, इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल हो जाएगा। फिर हम तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मोर देख रहे हैं। गैस फेज में तो टर्शरी अमाइन बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इसका जब कॉन्जुगेट एसिड वीक रहेगा, लेस स्टेबल होगा, सॉल्वेशन प्रोसेस उसमें हो ही नहीं रही, तो जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो इसकी बेसिक पावर भी कम हो जाएगी। तो यूं टर्शरी अमाइन की बेसिसिटी कम हो जाती है। फिर बहुत ही ज्यादा केस किया है डाइमिथाइल अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे दो प्रोटॉन खड़े हैं और यहाँ दो मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और तीन प्रोटॉन। यहाँ पे सॉल्वेशन भी हो रही है इन दोनों केसेस में और इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट भी इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कर रहा है।
और यहाँ पे दूसरे नंबर पर सॉल्वेशन भी हो रही है। अब हमने ये चेक करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है और सॉल्वेशन किस कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें यही चीज नजर आ रही है कि डाइमिथाइल अमाइन का ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा दो प्रोटॉन भी मौजूद हैं जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल इसे मैक्सिमम सॉल्वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्वेशन क्यों नहीं हो सकती? ड्यू टू द बल्कि ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, सॉल्वेशन नहीं पॉसिबल। यहाँ पे पॉसिबल है, इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेशन भी हो रही है, और यहाँ पे भी दोनों हो रहे हैं, लेकिन इसकी निस्बत कम। यहाँ पे सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों फैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस डाइमिथाइलमाइन कॉन्जुगेट एसिड की निस्बत कम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जाहिर सी बात है डाइमिथाइलमाइन का कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो डाइमिथाइलमाइन की बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिसिटी का ऑर्डर फिर क्या होगा? पहले नंबर पर डाइमिथाइलमाइन मोस्ट बेसिक, दूसरे नंबर पर इसमें तो अब हो ही नहीं रही ना, एक फैक्टर तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दूसरे नंबर पर ये फैक्टर बचता है प्राइमरी अमाइन का, ये पहला नंबर इसे हम देंगे, दूसरा नंबर हम इसे देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर ऑपरेट कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर ये फैक्टर आएगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, एक फैक्टर मैक्सिमम ऑपरेट कर रहा है और वो इंडक्टिव इफेक्ट है। और एट द एंड अमोनिया फिर चौथे नंबर पर, तो इसकी बेसिक पावर होगी। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो बेसिसिटी का ऑर्डर यही होगा कि डाइमिथाइलमाइन और उसके बाद मिथाइलमाइन और उसके बाद टर्शरी मिथाइलमाइन और एट द एंड अमोनिया। अमोनिया विल बी द लीस्ट बेसिक, डाइमिथाइलमाइन विल बी द मोस्ट बेसिक। और पीके की वैल्यू अगर हम चेक करें तो एक्चुअली होता भी ऐसे ही है। एक्सपेरिमेंटल हमने देखा तो पीके इसकी 10.77 है, मिथाइलमाइन की 10.64 है और ट्राइमिथाइलमाइन की 9.84 है, अमोनिया की 9.25 है। जितनी पीके की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी बेसिक पावर ज्यादा होगी। तो पीके की वैल्यू में ये सजेस्ट कर रही है कि डाइमिथाइलमाइन मोस्ट बेसिक है, और हमारी लॉजिक भी दुरुस्त है। तो यूं इंडक्टिव फैक्टर ऑर्गेनिक एसिड स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस स्पेशली ऑर्गेनिक अमाइन में एलिफेटिक अमाइन, इनकी बेसिसिटी को बढ़ाने और एसिडिक पावर कार्बोक्सिलिक एसिड की उनको कम करने बढ़ाने में किरदार अदा करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।